तो हेलो साथियों, नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 345 में। जीत के लिए बस एक जुनून चाहिए। जीत के लिए बस एक जुनून चाहिए। ऐसा उबाल हो जिसमें ऐसा खून चाहिए। ऐसा उबाल हो जिसमें खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर। ये आसमान भी आएगा जमीन पर। बस एक जीत की गूंज चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ 18 अगस्त 2022 का सेट पेपर मैं लेकर आया हूं। 17 अगस्त 2022 का जो पेपर था, क्वेश्चन पेपर, सभी वीडियो में हम समाप्त कर दिए हैं। हमारे चैनल पर जाकर आप देख लीजिए। और ये 18 अगस्त 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर किसके किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? कह रहा है कि एसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? वो काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस पर कार्य करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। वो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने। कौन किया था? माइकल फैराडे ने। इस पर ध्यान दीजिएगा। कौन खोज किया था? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने खोज किया था। ये माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने। तो एसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? वो कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कभी कभी इंग्लिश भी दे देता है, कुछ दे देता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आप उस पर आराम से टिक लगा दीजिएगा। ठीक है। अब हम जानते हैं जनरेटर और मोटर। जनरेटर जो होता है, सुनिएगा, जनरेटर 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 जो होता है, ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा। किसमें? विद्युत ऊर्जा। किसमें कन्वर्ट करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। यानी कि कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी से क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? कन्वर्ट करता है। तो जैसे गांव में आप देखे हैं, गांव में, तो गांव में क्या होता है कि जैसे ही जनरेटर आता है, तो जैसे ही हम चालू करते हैं, जैसे चालू जैसे करते हैं, तो क्या आता है? सीधे हम मैकेनिकल यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल यूज कर रहे हैं। जैसे ही यूज करेंगे मैकेनिकल, जैसे ही चलाएंगे उसको, जैसे ही चलाएंगे तो क्या होगा? एक आवाज, फटफट की आवाज आती है। और जैसे ही चलाएंगे वैसे ही सभी घरों में क्या होगा? सभी बल्ब जलने लगेंगे, पंखे होंगे वो भी चलने लगेंगे। यानी कि विद्युत ऊर्जा, जैसे ही हम मैकेनिकल एनर्जी दिए वैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हुआ? उत्पन्न हो गया। तो गांव में अक्सर देखते होंगे लोग जनरेटर चलाते हैं। अब उस जनरेटर जब चलाते हैं तो क्या होता है? वो मैकेनिकल एनर्जी होता है, अपना भी मैकेनिकल एनर्जी लगता है, और जो मशीन का है जनरेटर का, वो भी मैकेनिकल एनर्जी काम करता है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी वर्क करता है, जैसे ही वर्क करता है तो क्या होता है? उस जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तुरंत कन्वर्ट कर देता है। और सभी बल्ब होते हैं, पंखे होते हैं, जो भी चीज उसमें उपकरण लगे होते हैं, वो क्या होते हैं? अपना काम कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होता है? एसी जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। हम मोटर के बारे में जानेंगे। देखिए, जैसे मोटर है आपका, क्या है? मोटर। ये मोटर रहा। क्या रहा? मोटर। अब मोटर का क्या काम है? तो आप पहले मोटर के बारे में जानिए।
मोटर देखते हैं लगा रहता है घर में, हम जैसे ही स्विच दबाते हैं, जैसे ही स्विच दबाएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगा उसमें और क्या करेगा, पानी बाहर फेंकना चालू कर देगा। और जैसे ही वाटर यानी कि जल फेंकना बाहर चालू कर देगा तो वो है मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि प्रेस कर रहा है, नीचे से पानी को उठा रहा है और फेंक रहा है। तो फेंकना यानी कि नीचे से उठाना और क्या करना, बाहर आउटपुट देना, बाहर क्या कहता है, आउटपुट देता है, उसी को तो कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि जैसे ही हम स्विच, मोटर का जैसे स्विच स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही ऑन किए वो क्या करेगा, तुरंत क्या करेगा, तुरंत नीचे से इतना प्रेस करेगा और पानी को क्या करेगा, एकाएक उठाएगा और बाहर आउटपुट करेगा। जैसे ही आउटपुट करता है वैसे क्या, तो उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो इससे आप लोग ये समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कन्वर्ट क्या, मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट किसमें कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में कर रहा है। यानी कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो मोटर का क्या काम है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, मोटर मोटर जो होता है किस मैकेनिकल एनर्जी से, सॉरी विद्युत सॉरी विद्युत ऊर्जा से किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। यानी कि विद्युत, ये विद्युत ऊर्जा से किससे, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से किसमें, यांत्रिक ऊर्जा, किसमें, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो आप लोग गांव में भी देखे होंगे, गांव में देखे होंगे, जैसे आपके घर में मोटर लगा है कि नहीं लगा है, कमेंट कीजिएगा कि घर में सर मोटर लगा है, हाँ ऑन करते हैं तो क्या होता है, तुरंत प्रेस नीचे से बनाता है और जैसे ही प्रेस बनाता है तो पानी क्या होता है कि जल क्या होता है, आउटपुट देता है। तो वही तो हमारा क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। और जो हम स्विच दे रहे हैं, करंट उसको दे रहे हैं, करंट यानी कि धारा प्रवाह किया जा रहा है उस सर्किट से, उस बोर्ड से एक करंट क्या प्रवाहित हो रहा है। जैसे प्रवाहित होता है तो क्या होता है, वो विद्युत है। अब विद्युत किसमें दे रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसी को हम कहते हैं मोटर। क्या कहते हैं, मोटर कहते हैं। अब जनरेटर के बारे में जानिए गए, जनरेटर क्या है, हाथ से चालू करके फटाफट फटाफट चालू करेंगे, चालू करके हम क्या करेंगे, तुरंत हम मैकेनिकल एनर्जी, मेरा भी शरीर मैकेनिकल एनर्जी में काम कर रहा है और वो भी जो है मैकेनिकल एनर्जी एक वर्क कर रहा है और वर्क क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में क्या कर रहा है, कन्वर्ट तुरंत कर दे रहा है, आपको एकदम हवा, एकदम सुहाना हवा मिलता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमको जनरेटर और मोटर से क्या है, कार्य करने की कार्य करता है। और ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, डेबो राइनर, हाँ डोबे राइनर ने त्रिक का नियम दिया। डोबे राइनर ने क्या कहा था, डोबे राइनर ने त्रिक का नियम दिया, उसमें पूछा था डोबे राइनर के बारे में। तो डोबे राइनर का त्रिक का नियम क्या कहता है, तत्वों को पढ़ते, तत्वों को बढ़ते बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तीन तत्वों के समूह में व्यवस्थित किया। क्या किया, तत्वों को बढ़ते, तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तीन तत्वों के समूह में क्या किया, व्यवस्थित किया। क्या किया, व्यवस्थित किया, देखिए बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। अब थोड़ा सा इनके अनुसार हम देख ले क्या होता है। इनके अनुसार लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो इनके अनुसार एक क्या बोले थे, ये पहला तत्व और दूसरे तत्व, पहले तत्व का परमाणु द्रव्यमान और दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान की औसत के, इसके परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, ये बोले थे। जैसे देखिए कि इसका होता है, ये पहला तत्व है, दूसरा तत्व है, तीसरा तत्व है। तो के का, एल का क्या होता है, एल का हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है 7 होता है, इसका 23 होता है और इसका क्या होता है 19, इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है। क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक 19 होगा, 19 दूनी 38 यानी 39 होता है। इसका होगा 11 दूनी 22 यानी कि परमाणु क्रमांक 11 दूनी 22 23, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। ये इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 3 होता है, 3 दूनी 6 7 होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका परमाणु द्रव्यमान है। हम दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, 39 प्लस 7 जोड़ेंगे बटा 2 से भाग देंगे तो हमारा 46 बटा 2 आएगा, यानी कि 23 आएगा। ये आप कई
शिफ्टों में पूछ चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये डोबेराइनर का त्रिक नियम याद रखिएगा, ये कई बार पूछा है एग्जाम में, और हर शिफ्ट में आने की संभावना इसकी सबसे ज्यादा है, और इसको थोड़ा सा बारीकी से पढ़िएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पारिस्थितिकी तत्वों का जैविक घटक नहीं है। हम थोड़ा सा जैविक घटक के बारे में पढ़ ले, जैविक घटक होता क्या है। जो देखिए जैविक घटक जो जीव जीवित होते हैं, जो जीव जीवित होते हैं, इसी में ऑप्शन में देखिएगा। अच्छा, तो ये फूल क्या है कि जीव नहीं है, एक जीव है, तो कभी बताइए क्या जैविक घटक नहीं, जैविक घटक नहीं नहीं है, जैविक घटक नहीं है, तो जैविक घटक नहीं है, तो बताइए फूल क्या है, जैविक घटक है कि नहीं है। ये जैविक घटक है, क्योंकि ये जीव है, क्या है, ये जीव है, ये क्या है, एक जीव है, क्या है, एक जीव है। और इसमें हम बात करें कीड़ा, तो कीड़ा बताइए क्या एक जीव नहीं है, जीव है, तो कीड़ा क्या है, एक जैविक घटक है। तो अब कह रहा है कि मेढक, क्या बताइए मेढक क्या बताइए, मेढक जीव नहीं है, जीव है, लेकिन अगर हम बात करें मिट्टी का, तो बताइए मिट्टी क्या एक जीव है, जीव नहीं है, एक निर्जीव है, क्या है, एक निर्जीव है। तो इसमें यही कहा था, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है, वो है हमारा मिट्टी है, क्या है, मिट्टी है। तो मिट्टी ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हम यही एक ब्रैकेट में हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये हम बनाए कई तो हम दिए इसमें। अब कर जो जीवित होते हैं, जो जीव जीवित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैविक घटक कहलाते हैं। जो जीव जीवित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैविक घटक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पौधा हुआ, जानवर हुआ, बैक्टीरिया हुआ, तथा कवक हुआ, प्रतिष्ठा हुआ, इस क्या है, ये सब क्या है, ये नाम ये सब क्या है, ये जैविक घटक है, क्या है, जैविक घटक है। तो इस ब्रैकेट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और इस चीज को थोड़ा सा क्या कीजिएगा, आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन उसी से दोहराता है। एक क्या है, ध्यान दीजिएगा, अजैविक घटक। यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे बनाए एक ब्रैकेट में दिए हैं जो निर्जीव, थोड़ा गोला घेरे, सॉरी गोला दिए हैं, जो निर्जीव होते हैं, जो जो जीव क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो वो अजैविक घटक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अजैविक घटक, क्या कहलाते हैं, अजैविक घटक कहलाते हैं। तो इसमें देखिए जलवायु, सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश आता है वो क्या है, अजैविक घटक है। और तापमान, जल, मिट्टी, हवा, ये सब क्या है, अजैविक घटक है। तो आप याद रखिएगा, इस ब्रैकेट को याद रखिएगा, ये जो ब्रैकेट है ये याद रखिएगा, और इस ब्रैकेट के याद रखिएगा, तो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल मिलेगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क के रीढ़ की हड्डी के संकेत करता है। एक ऐसा फिगर दिया था आप लोग को, एक चित्र दिया था, मानव मानव मस्तिष्क दिया था, और मानव मस्तिष्क में पूछ रहा था, इसमें कहता कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में रीढ़ की हड्डी को संकेत करता है। तो इसमें जो 4 दिया था वही ऑप्शन क्या था, सही था। यही क्या है, यही आपकी रीढ़ की हड्डी को संकेत करता है। किसको संकेत करता है, रीढ़ की हड्डी को संकेत करता है, यानी कि 4 नंबर जो संकेत कर रहा था वो हमारा ऑप्शन क्या था, सही था। अगले अगला क्वेश्चन क्या है, कोयला तथा पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए। पर कोयला तथा पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, तो इसके संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, एयर कंडीशनिंग, क्या कंडीशनिंग एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम अधिक उपयोग न करें। हीटिंग सिस्टम क्या करें, हीटिंग सिस्टम अधिक उपयोग न करें। तो यदि उपयोग करेंगे तो ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा ज्यादा खपत होगी, इसलिए हम क्या करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं। तो कोयला तथा पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम अधिक उपयोग न करें, क्योंकि ऊर्जा क्या होती है, खपत ज्यादा। लिखित का मिलान करें, मिलान करने वाला दिया था। तो जो ए है लाल गोभी, लाल गोभी, तो लाल गोभी के पत्ते जो होते हैं, क्या होते हैं, लाल गोभी के पत्ते, वो अम्ल क्षारक, यानी प्राकृतिक अम्ल क्षारक क्या होते हैं, प्राकृतिक अम्ल क्षारक। वो जो दिया था इधर उधर करके दिया था, मतलब उसका ऑप्शन मतलब इधर उधर करके दिया था, तो हम क्या किए, सीधा सीधा लिख दिए, ठीक है ना। तो लाल गोभी के पत्ते प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक होते हैं। मिथाइल नारंगी जो होते हैं
वो अम्ल क्षारक सूचक होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल क्षारक सूचक होते हैं। प्याज और लौंग में क्या होते हैं? घ्राण सूचक होते हैं। कौन से सूचक? घ्राण सूचक। ये हमको मिलान करना था, तो उसमें तीनों का मिलान हम करना था, तो उसमें तीनों का मिलान हम सीधा सीधा लिखे हैं, वही क्या था? वही क्या है? सही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रजनन के लिए बीजाणु का उपयोग करता है। प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है, वो होता है फर्न। फर्न होता है। ये क्या है? एक पत्ता है। और कौन सा पत्ता है? आप लोग जयमाल जाते होंगे, देखते होंगे, जयमाल सजा होता है शादी विवाह में। तो जयमाल में सजा होता है, तो आप देखेंगे कि कोशिश लगा होता है। कोशिश में कुछ एक पत्ते होते हैं, और उस पत्ते का नाम होता है घोड़ा पत्ता। इस पौधे में फूल नहीं, इस पौधे में फूल नहीं होता है। उसे जो हम लगाते हैं बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत शानदार लगता है। हम लोग तो खुद ही स्टेज में, हमारा खुद ही स्टेज चलता था, हम लोग काम भी किए स्टेज में। अपना मेरा जयमाल स्टेज खुद का चलता था, और मतलब सीखे थे किसी और से जा जाकर हम लोग जयमाल सीखे थे। तो सीखने के बाद मैं अपना भी लिया, और हम भी किए उसमें, और अपना चलाया, कुछ दिन चलाए। ठीक है। उसके बाद से जानते हैं उसमें जो घोड़ा पत्ता आता है, तो उस घोड़ा पत्ता को बड़ा अच्छा बड़ा सुंदर लगता है, वही घोड़ा पत्ता होता है। तो उसमें फूल नहीं होता है। ठीक है ना। तो उसमें फूल, तो उसी को कहते हैं फर्न। क्या कहते हैं? फर्न कहते हैं। प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है, फर्न होता है। क्या होता है? फर्न होता है। ये बीजाणुओं के माध्यम से जो होता है, ये बीजाणुओं के माध्यम से क्या होते हैं? प्रजनन करते हैं। बीजाणुओं के माध्यम से क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न चित्र में पी और क्यू के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। निम्न चित्र में बिंदु पी और क्यू के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हम ये सर्किट दिया है, इसके और इसके बीच क्या कर रहा है? टोटल प्रतिरोध कर रहा है ज्ञात करने के लिए। तो यदि आपको ना आएगा, यदि नहीं आएगा, तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, सर हमको सर्किट नहीं आ रहा है। तो सर्किट बहुत आसान भाषा में आप लोगों हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो लेकिन आप लोग कहेंगे तो, क्योंकि आप कमेंट के जरिए हम कैसे जानेंगे कि आप लोग को नहीं आ रहा है? कमेंट के जरिए हम जानेंगे कि आप लोग को नहीं आ रहा है। तो आप लोग को सर्किट अगर ना आए तो एक बार कमेंट कीजिएगा, हम जरूर वीडियो बना के डालेंगे उसका। ठीक है ना। तो ये है एक सर्किट है, देखिएगा। तो यहाँ यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ से करंट क्या होगा? यहाँ से करंट फ्लो होगा, इसमें जाएगा। इसमें देख रहे हैं कि आप एक सीरीज में पढ़ रहा है करंट, इसमें जो करंट जाएगा इसमें भी वही करंट जाएगा। तो इसको हम जोड़ देते हैं। क्या कैसे जोड़ देते हैं? 3 और 3 क्या होता है? 6 होता है। तो एक सर्किट नया तैयार होता है। ऐसे सर्किट तैयार होगा। कैसे तैयार होगा? ऐसे एक सर्किट तैयार होगा। ठीक है ना। ये सर्किट हमारा एक तैयार होगा, एक सर्किट तैयार होगा। इसे हम, ये पूरा 3 और 3 6 ओम का निकला, और ये कितना हमको निकला? 3 ओम का निकला। अब ये हाथ से देख रहे हैं, यहाँ जैसे ही करंट यहाँ से जा रहा है, जैसे ही करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा। ये क्या है? प्रतिरोध है। क्या है ये? प्रतिरोध। थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं दिखाने के लिए हम, कि समझ में आए। ठीक है ना। ये हम दिखा दें। तो यहाँ से करंट जाता है, यहाँ से आपका करंट जाएगा, और इधर से इलेक्ट्रॉन जाता है। तो ये पूछता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है करंट के विपरीत होता है। अभी क्वेश्चन घुमा के देता है, तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसमें दब गया था, जिसकी वजह से वीडियो रुक गया था मेरा, और फिर आप लोग शुरू कर रहे हैं हम वहीं से। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से करंट जाता है, यहाँ से क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो कभी कभी पूछता है कि कौन सा मतलब ऑप्शन सही है, इसमें कौन सा सही है? तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो वो ऑप्शन वो सही होता है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत करंट फ्लो होता है। करंट के फ्लो, इलेक्ट्रॉन विपरीत, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्लो होता है। यानी एक दूसरे के दोनों क्या होते हैं? विपरीत होते हैं।
अगर इलेक्ट्रॉन इधर से जाए तब करंट इधर से जाएगा, ठीक है ना। यानी कि दोनों को दिशा क्या होता है, विपरीत होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब ये समांतर करंट यहाँ से जा रहा है, जैसे ही जाएगा तो कुछ करंट का जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट क्या करेगा, इधर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट जाएगा करंट। और जैसे ही बट जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से करंट जैसे ही बढ़ेगा और जहां से करंट बट जाता है वहीं से समांतर श्रेणी हो जाता है। तो करंट बट गया ना, तो 6 ये हो गया, 3 हो गया। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, 1/r इक्वावेलेंट, 1/r इक्वावेलेंट 1/r1 प्लस 1/r बराबर 1/r1 के जगह पर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 6, यानी कि r1 के जगह पर 6 होगा प्लस r2 के जगह क्या होगा, 3 होगा। तीन के में 3 हो जाएगा, तीन के में 3, देखिए जोड़ 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 जोड़, देखिए तीन के में 3 प्लस 6 के में 6 और 6 18 होगा, यानी कि 6 और 3 कितना होगा, 9 होगा बटा 18 होगा। यही r इक्वावेलेंट बराबर होगा 18 बटा 9 होगा। तो 9 दूनी कितना होगा, 18, 2 ओम होगा। क्या होगा, 2 ओम। यानी कि ऑप्शन जो जाएगा इसका कितना ओम जाएगा, 2 ओम जाएगा। कितना जाएगा, 2 ओम। ऑप्शन क्या होगा उसका, जो उसने 2 ओम दिया था वही क्या था, ऑप्शन सही था। तो आपको सर्किट अगर समझ में ना आए तो एक बार कमेंट कीजिएगा, आपको बहुत शॉर्टकट में हम सर्किट सिखाएंगे, इतना भी नहीं लगाना पड़ेगा, आराम से आपको हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट, कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयवी है, पूछा था क्वेश्चन ये पूछा था अपने से ग्रुप डी में, कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयवी है, तो 2 एथिल पेंटेन है। क्या है, 2 एथिल पेंटेन, सॉरी 2 एथिल पेंटेन, उसका क्या था, आपको सही था। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन ये कर रहा है, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में टिक लगाना है। तो Ca कैल्शियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पीबी लेड, इसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ये है पोटेशियम, पोटेशियम है सोडियम, उसके बाद तुरंत कैल्शियम आ रहा है, देखिएगा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और पीबी, उसके बाद आ रहे हैं, इसके सब बाद आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा, कैल्शियम होगा। इस ऑप्शन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा, कैल्शियम सही होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बना कर दे दिया गया है, पोटेशियम से कम, पोटेशियम का सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील पोटेशियम में होता है, उससे कम सोडियम में होता है, उससे कम कैल्शियम में होता है, उससे कम मैग्नीशियम में होता है, उससे कम एल्युमिनियम में होता है, उससे कम कार्बन में होता है, उससे कम जिंक में होता है, उससे कम फेरिक में होता है, उसके कम एसएन में होता है, टीन में होता है, उससे कम पीबी यानी कि लेड में होता है, सीसा बोलते हैं, उसके कम हाइड्रोजन में होता है, हाइड्रोजन का आवारा तत्व बोलते हैं, उससे कम कॉपर का होता है, उससे कम एजी को सिल्वर बोलते हैं, चांदी बोलते हैं, और सबसे कम क्या होता है, ये सोना में होता है। सबसे कम अभिक्रियाशील सोना में होता है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप, कई बार क्वेश्चन को पुटअप कर दे रहा है, तो जब तक याद नहीं रहेगा ये वाला, जब तक याद नहीं रहेगा तो आप सही टिक नहीं लगा पाएंगे। तो उसको याद करने के लिए आप लोग को याद जरूर करना हो। तो किसी दिए पदार्थ के तार की लंबाई, किसी दिए पदार्थ की पदार्थ की तार की लंबाई L तथा प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 3 गुनी कर जाए। कितना गुनी, 3 गुनी कर दिया जाए। लंबाई जो है 3 गुनी तथा और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुनी, कितना, 2 गुना है, तो उसका प्रतिरोध होगा क्या होगा। तो ऑप्शन में 3/2R था, क्या था, 3/2R, आंसर ये क्या था, सही था। अब हम इसको देख रहे कैसे ये 3/2R कैसे होता है। तो हम मानेंगे, हम लोग R डैश बराबर होता है रो L बाई ए होता है, रो L बाई ए होता है। R डैश बराबर
क्या होता है, आर आर डैश बराबर रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, क्योंकि हमको नया प्रतिरोध चाहिए तो कह रहा है कि उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो आर डैश बराबर रो एल बाई ए। तो जो कर रहा है ये हमारा जो एल बराबर जो दे रहा है लंबाई जो 3 गुना दे रहा है, कितना दे रहा है 3 गुना, तो यहाँ पे क्या होगा 3 गुना होगा, लंबाई कितना है 3 गुना, तो लंबाई जो होगा 3 गुना, और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है 2 गुना दे रहा है, यहाँ देखिए ये 2a हुआ, कितना हुआ 2a हुआ, तो इसको हम लिख देंगे बराबर रो 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 यानी कि 3/2, यानी कि लिखेंगे 3/2 रो रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। हम जानते हैं कि रो एल बाई जो होता है 3/2 रो एल बाई ए को हम लिखते हैं आर, क्या लिखते हैं आर, यानी कि 3/2 क्या होगा आर होगा। ऑप्शन में हमारा ये 3/2 आ गया था, तो आप लोग ये सीख लिए। यदि आपको नहीं आ रहा होगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा, स्पेशल वीडियो में इसका बना के डाल देंगे आपके पास, ठीक है दोस्तों। तो ये 3/2 आर क्या है, आंसर सही है। अब क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, कथन दिए नीचे दिए गए कथनों पर, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए, ठीक है ना। तो ये कथन दिया था उसमें, और कथन पे क्या लगाना था, हमको सही मार्क्स लगाना था, और दोनों कथन सही था, 2 कथन दिए थे, दोनों कथन क्या था सही था उसमें। पहला कथन क्या था, यदि किसी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान, यदि किसी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन प्राप्त होता है, हाइड्रोजन प्राप्त तो उसे अपचयित अभिक्रिया, अपचयित कहा जाता है, क्या कहा जाता है अपचयित। हाइड्रोजन प्राप्त जब होता है, हाइड्रोजन जब प्राप्त होता है तो क्या होता है, उसे अपचयित कहा जाता है। जब ऑक्सीजन खो देता है, जब ऑक्सीजन खो देता है तभी भी क्या कहा जाता है, अपचयित कहा जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। कह रहा था उसमें कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। तो क्या था ऑप्शन मेरा, यदि किसी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन प्राप्त होता है, यदि हाइड्रोजन प्राप्त होता है तभी अपचयित अभिक्रिया, यदि ऑक्सीजन खो देता है तभी अपचयित अभिक्रिया है। कि हमारे आंसर क्या था, दोनों कथन मेरा सही था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहसंयोजक यौगिक समानता प्रदर्शित नहीं करते हैं, समानता प्रदर्शित नहीं करते। 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन वो नहीं था। वे कार्बनिक विलायक में घुलनशील नहीं है, कार्बनिक विलायक में घुलनशील नहीं है। थोड़ा सहसंयोजक के बारे में हम जान लेंगे, सहसंयोजक के बारे में जाता है। देखिए सहसंयोजक यौगिक क्या होता है, सहसंयोजक यौगिक, ये एक सहसंयोजक यौगिक ऐसा है जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, साझेदारी करता है, इलेक्ट्रॉनों क्या करता है, साझेदारी करता है। जितना हम लेंगे उतना उतना उसको देना पड़ेगा, उसको दे क्या, जितना हम लेंगे उतना देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे CH4 है, क्या है CH4 है, तो कार्बन के जो परमाणु क्रमांक होते हैं 6 होते हैं, तो उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बनाते हैं 2 और 4, तो 4 हमारे हाइड्रोजन है, चारों क्या करेंगे एक एक देंगे तो अपना अष्टक ये पूरा करेगा, अब फिर 4 क्या करेंगे उसको देंगे तो अपना हीलियम बनाएगा, हाइड्रोजन क्या बनाएगा हीलियम बनाएगा, तो हीलियम बनाने की कोशिश करेगा, ये क्या बनाएगा इसका अष्टक पूरा होने के लिए कोशिश करेगा। तो हमें हमेशा सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। तो इसने लिखा है सहसंयोजक यौगिक में कमरे के तापमान पर, ये भी है क्वेश्चन, सहसंयोजक यौगिक में कमरे के तापमान पर तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकते हैं, ये तीनों अवस्थाओं में रह सकते हैं, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में रह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में CH4 मेथेन गैस, जिसे हम अगर गोबर हो, नाला हो, या कोई नाले टाइप का जो गांव में नाला निकलता है उसमें मेथेन गैस होते हैं, गाय का गोबर जो होता है ना, जो चुगली बोलते हैं चुगली, उसमें भी गोबर होता है, सॉरी मेथेन होता है, मेथेन गैस होता है। और आपका जो दलदल होता है, दलदल में भी क्या होते हैं, मेथेन गैस आते हैं, ठीक है ना, तो उसमें मेथेन गैस पाते हैं। H2O यानी कि ये हो गया मेथेन गैस, H2O जल यानी कि जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि जो भी हम बात बोल रहे हैं उसको हमेशा अपने
दिमाग में रखेगा, क्योंकि क्वेश्चन कई बार दोहरा चुका है, वही हम लोग पढ़ाते हैं। और आपका क्वेश्चन जरूर हमारा प्रायोजन जरूर आएगा, आप लोग याद रखिएगा। एक बार पढ़िए, एक बार जानिए, उसके बाद एग्जाम दीजिए, तब देखिए उसमें जरूर क्वेश्चन आपके पास जरूर लड़ेगा। तो मेरे चैनल पर जुड़े रहिए कि ताकि आपको हर वीडियो, हर प्रकार के क्वेश्चन आपके पास ज्यादा रहे। यदि हमारा केमिस्ट्री के क्लास ज्वाइन करना है तो आप लोग 7 PM पे क्लास कराया जा रहा है, आकर उस पर आप जुड़िए, पढ़िए, सब कुछ सीरियल बाय सीरियल, यानी कि एक सीरियल पढ़ाया जा रहा है, एक मतलब टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। तो उस पर आरा के RRB, NTPC, ग्रुप डी, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, साइंस की बेहतर तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से आप RRB टेक 3, 4, 5 से जुड़ जाइए और अपने तैयारी को और मजबूत बनाइए। जब तक अपना तैयारी मजबूत नहीं बनाएंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन के लिए आपको RRB टेक 3, 4, 5 में सभी वीडियो आप लोगों को अपलोड मिलेगा, और आप बेहतर तरीके से देखिए और उसको अच्छे से मजबूत एग्जाम इतना मजबूत बना लीजिए कि आपका एग्जाम क्वालिफाई कर ले आप। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम ये हमारा जो क्वेश्चन था ये हो गया, और अगला क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन हो गया CH4H2O और CO2। ठीक है, हम अगले पे चल रहे हैं। ये क्वेश्चन था घुलनशील, क्या था, ये ऑप्शन सही था उसमें। अब ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा सा हम जान ले, ब्लीचिंग पाउडर क्या है। कभी कभी जानते हैं कपड़े में दाग धब्बे लग जाते हैं, तो कहते नहीं है, गांव के लोग कहते हैं कि ऐसा एक कपड़वा मंगा लाना, ब्लीचिंग पाउडर मंगा ला, तुरंत साफ हो जाए। तो गांव में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। कपड़े का दाग धब्बा हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। कभी स्विमिंग पूल में लोग स्नान करने जाते हैं, तो लोग स्नान करने जाते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें जो स्नान किए होते हैं तो उसमें गंदे पानी हो जाते हैं, तो उसको साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का भी क्या किया जाता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। उसी को क्लीन करके फिर क्या किया जाता है कि उसको क्लीन करके फिर क्या साफ कर दिया जाता है, फिर वही नहाते हैं। कभी मत सोचिए पानी बदला जाता है, पानी बदला नहीं जाता है। पानी को साफ किया जाता है, फिर उसी को फिल्टर, मतलब उसी को कहते हैं फिल्टर, उसी को फिल्टर कर दिया गया, यानी कि साफ कर दिया गया। तो वो साफ करके अब तुरंत उसको फिर अपना नहाना चालू कर देते हैं। तो इस प्रकार से ब्लीचिंग पाउडर का बहुत जगह उपयोग किया जाता है, फसलों में भी बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, फसलों में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। कई प्रकार के उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, कागज के उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, कई जगह प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, तो एक बार हम वीडियो बताए भी थे, सब लिखवाए भी थे, तो आप लोग जाकर उस वीडियो को देखिए और कैसे बताया वहाँ पे। तो सभी को नोट कर लीजिए और नोट करके रखिए कि हाँ क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो आप इस कंटेंट को रखेंगे तभी आपका एग्जाम और अच्छे से तैयारी होगा, मजबूत एग्जाम होगा। तो जानते हैं ना, तो हमेशा कुछ पढ़ने के लिए उस जो भी बताया जा रहा है, ये कई बार क्वेश्चन दोहरा रहा है, देख रहे ना, कई बार दोबारा आ रहा है, यानी क्वेश्चन इधर से यानी कि घुमा फिरा के बात वही पूछ रहा है, कुछ घुमा घुमा के दे रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया क्या कर रहा है, सही रासायनिक अभिक्रिया। तो सही रासायनिक अभिक्रिया उसमें दिया था। देखिए क्वेश्चन घुमा दिया, देख रहे हैं ना, क्वेश्चन घुमा के देना, कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया है। तो सही रासायनिक अभिक्रिया क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम कहते हैं बूझा चूना। क्या कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हम कहते हैं बूझा चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, बूझा चूना। तो याद रखेगा बूझा चूना का सूत्र क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस होता है। इसी प्रकार जब इसमें Cl2 को अभिक्रिया कराया जाता है, ये अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद है। तो जब ये किसी को अभिक्रिया Cl2 से अभिक्रिया कराया जाता है तो प्राप्त क्या होता है, CaOCl2 प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CaOCl2 को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण कहते हैं। जब आपको पूछेगा कि आप विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए तो समझिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड पूछ रहा है, और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सूत्र होता है CaOCl2 होता है। तो आप इसको याद रखिएगा। प्लस H2O प्राप्त होता है। क्या होता है, प्लस H2O प्राप्त होता है, इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं,
विरंजक चूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बूझा चूना और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, दो क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बूझा चूना CaOH का होल ट्वाइस का बूझा चूना कहते हैं, और CaOCl2 का हम कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसको कहते हैं विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कैसे और कब उत्पन्न होता है? कैसे और कब उत्पन्न होता है? तो वो है दिन के दौरान प्रकाश संश्लेषण द्वारा। दिन के दौरान क्या होता है? प्रकाश के संश्लेषण द्वारा होता है। दिन के दौरान पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कैसे और कब उत्पन्न होते हैं? तो दिन के दौरान क्या होता है? दिन के दौरान प्रकाश संश्लेषण होता है। हम आप लोगों से बता देंगे कि प्रकाश जो संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में होता है, किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? तुरंत चेंज कर देता है। क्या करता है? चेंज करता है। और जो प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। और क्लोरोप्लास्ट में होता है जिसमें जो प्रकाश होता है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, यानी कि रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? चेंज कर देता है। अब हम जानते हैं कि एक आता है क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए थे? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के कारण हमारा जो होता है पत्ते जो होते हैं हरे भरे रहते हैं। जो भी आप बागवान देखते हैं, चाहे घास फूस देखते हैं, चाहे आप किसी पौधे को देखते हैं या कोई भी हरा भरा देखते हैं, वो हमारे क्लोरोफिल के कारण होता है। जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही क्या होते हैं? पौधे हरे भरे होते हैं। तो फ्लोएम क्या है? फ्लोएम कह रहा है कि फ्लोएम क्या है? तो पौधे का एक संवहनी क्या है? पौधे का एक संवहनी उत्तक है, जो पत्ती में बने खाद्य पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में, जो पत्ती होते हैं उसमें बने जो अन्य भाग होते हैं, खाद्य पदार्थों को पहुंचाने में क्या करता है? सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, ये क्या था हमारा? ये आंसर था, ये क्या था मेरा? सही था। तो यह एक जो फ्लोएम है एक जीवित उत्तक है। क्या है? एक जीव, उसमें जीव होता है। आप जानते हैं किसी भी पेड़ पौधे में क्या होते हैं? जीव है, जिसमें सांस लेने की क्षमता होती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेता है और ऑक्सीजन क्या करता है? छोड़ता है। यानी कि क्या है? एक जीवित है। कोई भी पेड़ पौधे पत्ते हैं, वो क्या है? जीवित है। तो यह जीवित उत्तक है। इसका मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों में बने भोजन को, तो पत्तियों में इसका मुख्य कार्य पत्तियों में बने भोजन को क्या करता है? पौधों के विभिन्न भागों तक कह रहा है कि मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों में बने भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाने में क्या करता है? मदद करता है। ले जाने में क्या करता है? मदद करता है। मुख्य कार्य पत्तियों में बने भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक ले जाने में क्या करता है? ले जाता है या ले जाने में मदद करता है। फ्लोएम उत्तक में चालनी नलिका तत्व कोशिकाएं, पैरेन्काइमा, फ्लोएम, फाइबर शामिल होते हैं। फ्लोएम उत्तक में कौन कौन शामिल होते हैं? चालनी नलिका तत्व, कोशिकाएं, पैरेन्काइमा, फ्लोएम, फाइबर शामिल होते हैं। जब दोस्तों मैं पढ़ाऊंगा, जब बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा सब क्या चीज है। ये हम आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस पेपर करा रहे हैं, तो ठीक है, तो उसी को हम क्या करें? सभी आंसर बता रहे हैं। थोड़ा बहुत हम अलग से कुछ लेकर आते हैं, तो आप लोग उस पर भी ध्यान दीजिए कि वो क्वेश्चन उसमें से आ जाए तो छूटे ना। तो इसलिए लेकर आना पड़ता है कि क्वेश्चन कहीं घुमा कर पूछे तो हम जवाब सही तरीके से उसको दे दें। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है? अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? डोबेराइनर के त्रिक नियम का उपलब्धि क्या था? पूछ रहा था उसमें 18 अगस्त में पूछा था, 18 अगस्त 2022 में पूछा था कि डोबेराइनर के त्रिक नियम की उपलब्धि क्या थी। देखिए दोस्तों, ये डोबेराइनर का बार बार इधर से
घुमा के क्वेश्चन दे रहा है, तो आप लोग इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि डोबेराइनर का किसी तरह कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे ना। और जब वो छूट जाएगा ना तो कई आप एक नंबर से भी क्या होते पीछे हो जाएंगे, तो आपको एक नंबर भी लाना बहुत अनिवार्य है। तो एक एक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि डोबेराइनर देखिएगा, हर हम जो भी पेपर करा है डोबेराइनर का हर दिया था, तो डोबेराइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डोबेराइनर वाला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो डोबेराइनर के त्रिक नियम की उपलब्धि क्या था? तत्वों गुणों को परमाणु द्रव्यमान से जोड़ने का प्रयास क्या था? तत्वों के गुणों को क्या कहता? तत्वों के गुणों को परमाणु द्रव्यमान क्या परमाणु द्रव्यमान से जोड़ने का पूरा प्रयास क्या था? प्रयास था। एग्जाम्पल में देखा जाए तो डोबेराइनर का क्या था? लिथियम था, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोटियम और बेरियम, ये एग्जाम्पल में है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पौधों और जानवरों, पौधों और जानवरों, पौधों 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 और जानवरों की संरचना और कार्य के बीच अंतर दर्शाती है। तो देखिएगा ना, कह रहा है कि पौधे और जानवरों में, पौधे और जानवरों में क्या होता है? एक अंतर दर्शाती है। क्या दर्शा रहा है? तो उसमें ऑप्शन दिया था, वृद्धि कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होते हैं। पौधे में कुछ वृद्धि तक होता है, पौधे में वृद्धि तक होता है, वहां पे क्या होता है? सीमित हो जाता है। जितना उसको वृद्धि करना होता है वृद्धि करता है पौधा, वहां पे ले जाके क्या होता है? उसका कोई ना कोई एक लिमिट होता है किसी भी जीव प्राणी का। जैसे हम लोग हैं, अगर जानवर है चाहे मानव है, तो एक लिमिट है, एक लिमिट पर जाकर क्या होता है? वो सीमित हो जाता है। तो वही कह रहा है कि पौधे में वृद्धि कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है, जंतु में वृद्धि कुछ क्षेत्रों तक, जंतु में वृद्धि, देखिए जंतु में क्या कर रहा है? वृद्धि कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। इसमें भी ऑप्शन क्या था? दोनों ऑप्शन मेरा क्या था? सही था। पौधे और जंतु में दोनों ऑप्शन क्या था? सही था। अब कह रहा देखिए, ये दो ही नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ, दो नया क्वेश्चन, ये और ये है। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के वैल्यू से, और आप इस पर विशेष करके ध्यान दीजिए। पूछता है, कई बार पूछा भी है, हीटर का तार किससे बना होता है? हीटर का तार किससे बना होता है? तो हीटर का तार बना होता है वो नाइक्रोम का होता है। किसका होता है? नाइक्रोम का होता है। अब नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। नाइक्रोम किससे बना होता है? नाइक्रोम जो बना होता है, ये नाइक्रोम जो बना होता है, नाइक्रोम जो बना होता है निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है, जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? हेयर ड्रायर में करते हैं। कहाँ करते हैं? हेयर ड्रायर में करते हैं। और क्या करते हैं? वाटर हीटर में करते हैं। क्या करते हैं इसको प्रयोग? वाटर हीटर में प्रयोग किया जाता है। ये हीटर में प्रयोग किया जाता है, टोस्टर में प्रयोग किया जाता है, और हाँ, इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि हीटिंग करने के लिए, क्या करने के लिए? हीटिंग करने के लिए। हीट सबसे ज्यादा, हीट का मतलब गर्म सबसे ज्यादा हो जाए, और गर्म होगा तभी तो मान लीजिए खाना वाना बनेगा। अब मान लीजिए हीटर है, हीटर में बहुत लड़के क्या होते हैं? खाना वाना बनाते हैं, घर में भी प्रयोग किया जाता है। तो घर में क्या हीटर का जब प्रयोग होता है तो सब जो जो घेरा टाइप का होता है वो नाइक्रोम का तार होता है। नाइक्रोम का तार से क्या होता है? वो पूरा हीट करता है, हीट करके क्या होता है? खाना वाला बनता रहता है अपना। आप बहुत आसानी से खाना बना सकते हैं हीटर पे। जो हीटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? नाइक्रोम के तार का उपयोग होता है। वो होता है हाई रेसिस्टेंस का होता है। क्या होता है? हाई रेसिस्टेंस, यानी कि इतना उसमें ज्यादा रेसिस्टेंस होता है कि हीट कर जाता है। तो हाई रेसिस्टेंस यानी कि उच्च प्रतिरोध, यानी कि उच्च प्रतिरोध का होता है, जो क्या होता है? एकदम गर्म हो जाता है, उसे कहते हैं हीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हीटिंग कहते हैं। हाई गर्मी होगा तो क्या होगा? जल्दी खाना पक जाएगा। इसीलिए हम लो रेसिस्टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, हाई रेसिस्टेंस का प्रयोग होता है। तो मिश्र धातु होता है जो नाइक्रोम, बार पूछता है नाइक्रोम, नाइक्रोम किससे किससे मिलकर बनाता है? तो नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। किससे बनाता है? निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। तो याद रखिएगा नाइक्रोम किस लिए किया जाता है, कुछ जानकारी के लिए हमें भी पढ़ना चाहिए कि ये नाइक्रोम का तार हीटिंग के लिए किया जाता है। नाइक्रोम का तार किसी के लिए किया जाता है? हीटिंग के लिए जाता है। अब पूछता है कि बताइए कि नाइक्रोम का तार में रेसिस्टेंस हाई होता है कि रेसिस्टेंस लो होता है? तो हाई रेसिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेसिस्टेंस क्या होता है? उच्च प्रतिरोध का होता है, लो रेसिस्टेंस नहीं, निम्न प्रतिरोध का नहीं होता, हाई रेसिस्टेंस का होता है। तो अपने दिमाग में पूरी तरह से बैठा लीजिएगा
एक एक चीज बैठाते चलिए। अगर हम यही वीडियो आप स्किप करके देखेंगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। यदि मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन पर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या होती है। कितनी जूल की संख्या होती है? वो होता है 3600 होता है। कितना होता है? 3600 होता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? वो 3600 होती है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी दोहराया हुआ है, तो आप लोग याद रखेंगे कि हाँ ये दोहराया हुआ है। सभी क्या है, सभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम की वैल्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में आने की संभावना समझिए कि अगर नहीं हो तो इसका आने की संभावना 70% जरूर आता है कि आएगा जरूर। अगर आप पढ़ेंगे तब पढ़िए कम से कम, तब तो मालूम चलेगा कौन क्वेश्चन। ये देखिए, ये कोई जरूरी नहीं क्वेश्चन हुबहू लड़ेगा, लेकिन आपको पता होगा कि क्वेश्चन घुमा के देगा, तो आंसर वही रहेगा, लेकिन क्या करेगा, क्वेश्चन आपको घुमा के देगा। तो याद रखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन आपको पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन पे चले। एक लड़का लेंस का उपयोग करके दूरस्थ, एक लड़का क्या कर रहा है, एक लड़का लेंस का उपयोग करके दूरस्थ बिंदु स्पष्ट प्रतिबिंब को पर्दे पर फोकस करता है। क्या करता है? फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच, लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग बराबर है। तो वो है फोकस लंबाई की क्या है? बराबर है। एफ से जिसको डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, तो फोकस लंबाई की क्या है? बराबर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो माध्यमों को अलग करने वाले इंटरफेस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण का पथ नीचे दिए गए चित्र में, ये आपका चित्र है, जो चित्र बनाया गया है ये वाला स्नेल के नियम वाला, वही स्नेल का नियम है के सापेक्ष कार्य के माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तनांक हम पढ़े हैं स्नेल का नियम साइन आई बाई साइन आर, तो हम आराम से हल कर लेंगे। इसके माध्यम पूछ रहा है ना, इसके माध्यम पूछे तो साइन बी हो जाएगा साइन बी बाई साइन ए, साइन बी बाई साइन ए। बी की जगह पर कितना होगा? 30 का होगा, कितना होगा? 30 होगा, और साइन ए की जगह पर कितना होगा? 45 होगा। अब हाई स्कूल में आप लोग पढ़े, यानी 10th क्लास में पढ़े कोण का मान ज्ञात करना। साइन 30 का मान कितना होता है? तो आप लोग कमेंट करके थोड़ा जवाब दे दीजिए। साइन 30 का मान कितना होगा? साइन 45 का मान कितना होगा? आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि साइन 90 का मान बताइए, और साइन 60 का मान बताइए, और काश 45 का मान बताइए। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा इसका। ठीक है, तो साइन 30 का मान कितना होगा? साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। और साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। तो यही √2 यहाँ मेन बटा है, ये √2 ऊपर जाता है, तो √2 बाई क्या होगा? ये 1 इसकी बजाय 2 गुणे 1 यानी 2 का में 2, यानी कि √2 होगा, और क्या होगा? ये 2 होगा। √2 से 2 जब कटेगा तो 1/√2 क्या होगा? आंसर होगा। √2 क्या होगा? आंसर होगा। यानी कि ये हमारा क्या था? आंसर सही था। तो आप लोग जब हल करेंगे तभी मालूम चलेगा। यदि समझ में नहीं आ रहा तो एक बार कमेंट कीजिए, सर हमको समझ में नहीं आ रहा, एक बार थोड़ा सा स्पष्ट बता दीजिए, तो हम जरूर वीडियो बना के, एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा। तो एक बार कमेंट कीजिए, आप लोग से यही आग्रह है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? एक कथन दिया था, उसमें से सही सही का टिक लगाना था, और हम लोग सही का टिक लगाएंगे, देखें कौन सा कथन क्या सही है कि नहीं है। हम सिर्फ इसमें ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, ऑप्शन हम बस क्या करें, आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि जानते ही आप लोग डिजिटल तो बोर्ड है नहीं, ये बोर्ड है व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पर लिख कर हमको पढ़ाना पड़ता है। सभी तो लिख पाएंगे नहीं, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा लिखते लिखते पढ़ाएंगे तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिए कि ये इस पर मैनेज कीजिए, इस पर ही पढ़ा रहे हैं हम, तो ठीक है। तो कह रहे कि कौन सा कथन सही है? तो लेंस के लिए प्रथम फोकस, लेंस के लिए प्रथम मुख्य फोकस, लेंस के लिए प्रथम मुख्य फोकस क्या? प्रथम मुख्य फोकस उस बिंब की स्थिति होती है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर होता है। जिसका प्रतिबिंब क्या होता है? अनंत पर। ये भी ऑप्शन क्या था? सही था। ये ऑप्शन क्या था? सही था। दूसरा, लेंस के लिए द्वितीय फोकस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति जिसका बिंब अनंत पर होता है।
लेंस के लिए द्वितीय फोकस, लेंस के लिए द्वितीय फोकस क्या, द्वितीय फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, जिसका बिंब अनंत पर होता है। ये भी ऑप्शन क्या था, दोनों ऑप्शन क्या थे, सही थे, दोनों ऑप्शन क्या थे, सही थे। ये भी ऑप्शन सही था, ये भी ऑप्शन सही था, दोनों ठीक सही था। तो इस प्रकार से ये क्या रहा, 18 अगस्त 2022 का सेट पेपर रहा और सभी सेट पेपर क्या हुए हमारे 18 अगस्त का ये शिफ्ट 1 का खत्म हो गया आज। और सेकेंड शिफ्ट का मैं जल्दी लेकर नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूँ अपने चैनल पर। तो आप लोग हमारा इंतजार कीजिए कब तक वीडियो आ रहा है। तो आप लोग हमारे चैनल बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोट और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि हाँ आरआरबी टेक 345 का आपका क्या हुआ है, एक वीडियो अपलोड किया गया है सेकेंड शिफ्ट 2 का, यानी कि सेकेंड शिफ्ट यानी कि 18 अगस्त 2022 का पेपर सेट क्या किया गया है, अपलोड किया गया है। आप लोग मेरे चैनल पर रहे तभी आपको इस सेट पेपर मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ नमस्कार। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे सेकेंड शिफ्ट के साथ और आप मिलेंगे हमारे साथ। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टाटा, ठीक है।